हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट डिजीज, दैट इज एम्पाइमा। एम्पाइमा में क्या होता है? कलेक्शन होता है पस का हमारे प्लूरल कैविटी में। और किस वजह से होता है? कोई भी इन्फेक्शन या फिर जो पॉजिटिव एजेंट होता है उसकी वजह से हमारी जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें क्या होता है? पस का कलेक्शन हो जाता है। और इसमें क्या होता है? इसको हम पायोथोरेक्स भी कहते हैं या फिर प्लूरेंट प्लूराइटिस भी कहते हैं। और ये एक स्पोर्टिव प्लूराइटिस के नाम से, सुपरेटिव प्लूराइटिस के नाम से भी इसको जाना जाता है एम्पाइमा को। एम्पाइमा और एम्फाइसीमा दोनों सेम सा साउंड करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। एम्पाइमा जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसमें क्या होता है? प्लूरल कैविटी में क्या होता है? पस की कलेक्शन हो जाती है। और वहीं पे जो एम्फाइसीमा होता है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली वीडियोज़ में। उसमें क्या होता है? जो हमारी एल्वियोलीज हैं उनकी इलास्टिसिटी जो पावर होती है वो रिड्यूस हो जाती है। हम कह सकते हैं वो अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें क्या है? एल्वियोलीज का कोलैप्शन या फिर हम लंग्स कोलैप्स जो है वो कह सकते हैं, वो देखने को मिलता है। फिलहाल हम एम्फाइमा डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होता है? कलेक्शन हो जाता है प्लूरल कैविटी में, उसकी वजह पस का कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें किस वजह से होता है? क्या पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं? तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कोई ट्रोमा अगर हो गया तो उसकी वजह से हो सकता है, जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है COPD, या फिर ट्यूबरक्लोसिस जो होती है हमारी, या फिर निमोनिया, इनकी वजह से क्या है हमें देखने को मिलती है ये एम्पाइमा। ठीक है, जब ये डिजीज़ हो जाती हैं तो हमें क्या है? हमारी बॉडी में जो पस कलेक्शन हो जाता है और हमें ये डिजीज़ देखने को मिलती है। ब्लड इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया तो उस केस में पस फॉर्मेशन हो सकती है हमारी फ्लोरल कैविटी में। ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकती है, या फिर जो हार्ट और किडनी की डिजीज़ हो जाती हैं उनकी वजह से हमें ये देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, कि कौन लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं या ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं। तो जिनको चेस्ट ट्रोमा हुआ है और वो पेनिट्रेटिंग है, यानी कि अंदर ही अंदर जाए जा रहा है, वो ट्रोमा कोई हो गया है जो अंदर ही अंदर क्या है? जाए जा रहा है और हमारी चेस्ट को क्या है कर रहा है? हमारे लंग्स वगैरह को क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है। तो पेनिट्रेटिंग अगर चेस्ट ट्रोमा हुआ है तो वो एक केस बनता है। उसके साथ साथ अगर किसी को हिमेटोजीनियस इन्फेक्शन हुआ है प्लूरल स्पेस में, तो उस केस में भी क्या है? हमें क्या है? प्लूरल इफ्यूजन या फिर हम एम्पाइमा जो है वो देखने को मिल सकता है, यानी कि पस का कलेक्शन जो होता है हमारी प्लूरल कैविटी में वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस एंड पैथोफिजियोलॉजी। इन दोनों को हम जो है एक साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा एम्पाइमा होता है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं: एक्सुडेटिव, फाइब्रोप्लूरुलेंट और ऑर्गेनाइज स्टेज। ठीक है, तो एक्सुडेटिव स्टेज के बाद फाइब्रोप्लूरुलेंट आती है और उसके बाद ऑर्गेनाइज स्टेज आती है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी जो है इफेक्ट होती है, इसलिए हम इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे, स्टेजेस को भी और पैथोफिजियोलॉजी को भी। अब क्या होता है? ड्यू टू इन्फेक्शन लेयर गेट इरोड एंड create passage for the bacteria and virus to invade in the pleural cavity। ये फर्स्ट पार्ट होता है कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होता है? जो इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है? जो हमारी लेयर्स होती हैं वो क्या होंगी? प्लूरल कैविटी की जो लेयर्स हैं वो इरोड होएंगी कहीं ना कहीं, और एक स्पेस बना देती हैं पासेज के लिए बैक्टीरिया और वायरस का, कि वो हमारी बॉडी के अंदर आ सके, प्लूरल कैविटी को के अंदर जो है आ सके। तो ये जैसे एरिया होता है वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया? इन्होंने ऐसे लेयर को इरोड करना शुरू किया और ये क्या है? बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ गया। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से लेयर इरोड हो रही है और उसके बाद एक रास्ता बन रहा है बैक्टीरिया और वायरस का, ताकि वो अंदर जा सके प्लूरल कैविटी को, और इसको हम क्या कहते हैं? एक्सुडेटिव स्टेज कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? एक बार बैक्टीरिया अंदर इन्वेड कर गया या वायरस अंदर इन्वेड कर गया तो जो अंदर फ्लूइड था उसकी चेंजेस आने लग जाते हैं। उस फ्लूइड में उसकी पस की जो है थिकनेस वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जो फाइब्रस टिश्यूज़ हैं उनका इरोजन स्टार्ट हो जाता है, और बाद में क्या है? एक लेफ्ट कर देता है वो फाइब्रस स्कार। यानी कि देखो, अंदर चला गया वायरस या फिर इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरिया, मतलब इन्फेक्शन वहाँ पे हो गया। इन्फेक्शन वहाँ पे होगा तो वो पस तो कोज करेगा ही वहाँ पे, तो और पस वहाँ पे ऑलरेडी मतलब फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो उसकी क्या है? थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से टिश्यूज़ का इरोजन वहाँ पे शुरू हो जाता है। टिश्यूज़ का इरोजन होएगा तो उसके लिए क्या होगा? वहाँ पे हमारी बॉडी एक्ट करेगी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क करेगा और बाद में उसको ट्रीट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से एक फाइब्रोरस स्कार जो है वहाँ पे रह जाता है। तो अब ये जो फाइब्रस स्कार बन रहा है और पस की थिकनेस इंक्रीज़ हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फाइब्रोप्लूरुलेंट कहते हैं। अब इसके बाद क्या होगा?
हमारा स्कार बन गया तो जो इन्फेक्शन है और जो पस है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होने लग जाते हैं, बिकॉज इन्फेक्शन भी वहीं है और पस भी वहीं पे बनती ही जा रही है और ज़्यादा। तो एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में क्या है, एक स्ट्रक्चर अंदर बन जाता है। इसको हम एडवांस स्टेज कहते हैं। इसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है और एक बार एयर अंदर चली गई तो वो अंदर इनसाइड रिमेन होकर रह जाती है, बिकॉज ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बन जाते हैं और अंदर क्या होती है, कंजेशन कोज हो जाती है इस केस में भी। और जो पस है वो और ज़्यादा थिक होती जा रही है और ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज स्टेज। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जब ये पैथोफिजियोलॉजी होगी कि हमारी एडवांस स्टेज आ रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो इसकी वजह से हमें और क्या क्या साइन और सिम्टम्स या फिर हम कह सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमें प्लूरल पेन देखने को मिलता है, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, प्लूरलेंट डिस्चार्ज हो सकता है, एनोरेक्सिया, नाइट स्वेट, हाइपोक्सिया, वीजिंग साउंड और वीकनेस जो है हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की अगर हम बात करते हैं तो हम हिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड जो काउंट होता है पेशेंट का वो करा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। एक्सरे करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई, स्पायरोमेट्री। उसके बाद हम क्या है, लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं और किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं और लंग्स फंक्शन टेस्ट जो है करा सकते हैं इस डिजीज़ को देखने के लिए, डायग्नोज करने के लिए। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम वही म्यूकोलाइटिक देते हैं, स्टीम इनहेलेशन देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे। उसी के बाद अगर ये किसी बैक्टीरिया की वजह से तो हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं और किसी वायरस की वजह से तो एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं। पेन के लिए हम पेन किलर, एनाल्जेसिक्स या एनसेड्स देंगे, एंटीपायरेटिक्स ड्रग देंगे बिकॉज फीवर है। सर्जरी की अगर हम बात करते हैं तो हम चेस्ट ड्रेनेज कर सकते हैं, जैसे हमने पहले उसमें पढ़ा था कि हम थोरियोसेंटोसिस या फिर थोरियोएक्टमी कर सकते हैं, तो वही केस है यहाँ पे भी कि हम एस्पिरेशन या फिर चेस्ट में जो फ्लूइड या पस एक्यूमुलेट हुई है उसको ड्रेन आउट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्लूरल थिकनिंग हो सकती है, जो प्लूरल वहाँ पे है उसकी थिकनिंग हो सकती है। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क ना करे, और जो लंग्स होते हैं उनका फंक्शन रिड्यूस हो सकता है, बिकॉज अगर वहाँ पे कंजेशन है तो वो अच्छे से एक्सपैंड और स्ट्रेच जो है वो नहीं हो पाएंगे, तो उसमें क्या है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है।